वेलकम टू फॉरेन क्लासेस 8th क्लास। कैसे हैं आप सब? देखिए बेटा, आपका सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है। इस फर्स्ट के बाद से चैप्टर नंबर 24। चैप्टर का नाम है आपके आर पार्लियामेंट यूनियन लेजिस्लेचर। ठीक है, यानी हम अपने पार्लियामेंट के बारे में बात करें, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में कि वो क्या है, कैसे फंक्शन करती है, वो सब। ठीक है, और क्या क्या उसके अंदर उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। India is a democratic country. A democratic country is one in which people of the nation participates in the functions of the government and there is political, social and economic equality. कह रहे हैं इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश है। और लोकतांत्रिक देश की क्या खासियत है कि उसके अंदर लोगों को बाकायदा जो है आज़ादी होती है कि वो नेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं सारे फंक्शंस में जो गवर्नमेंट के काम है, यानी जो भी गवर्नमेंट कर रही है उसके अंदर जो है वो क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बराबरी भी होती है, यानी सब जो है यहाँ पर बराबर होते हैं कानून की नज़र में। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जो है मुस्लिम है तो वो नीचा है, या कोई हिंदू है तो वो ऊंचा है, या फिर कोई गरीब है तो उसको आप बिल्कुल नीची नज़र से देखेंगे या फिर उसको हकीर समझेंगे। ऐसा नहीं होता। ठीक है बेटा, लोकतांत्रिक देश की यह खासियत है। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड टू ऑल सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, क्रीड और जेंडर। तो ये कह रहे हैं लोकतांत्रिक अधिकार जो होते हैं वो गारंटीड होते हैं, सभी सिटीजन्स को ही दिए जाते हैं। ठीक है, जो भी अधिकार है बेसिकली 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी को प्राप्त होते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी कास्ट का इंसान हो, किसी भी क्लास का हो, अमीर गरीब हो, किसी भी क्रीड का हो, गोरा काला हो, या फिर किसी भी जेंडर का हो, यानी लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो। ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। इफ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज दे कैन चेंज इट थ्रू इलेक्शंस। कह रहे हैं कि एक अहम जो फीचर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का वो क्या है कि वो लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है, वो जिम्मेदार होती है, लोगों की भलाई की जिम्मेदार होती है वो। और अगर वो कुछ भी गलत करती है, वो कुछ भी करती है तो लोगों को उसका जवाब देना पड़ता है। ठीक है बेटा, फिर दूसरी बात कह रहे हैं कि अगर लोग इससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं, इस गवर्नमेंट की पॉलिसी से सेटिस्फाई नहीं होते हैं वो, तो फिर वो इलेक्शंस के थ्रू उस गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री। तो बता रहे हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो 2 तरीके की होती है, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री। ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस बिटवीन द टू इज बेस्ड अपॉन द रिलेशनशिप विद द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो कह रहे हैं कि जो इनमें फ़र्क है वो क्या है, वो फ़र्क इस बात पर है कि इनका जो रिश्ता है वो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन से कैसा रिश्ता है। ठीक है, आप पहले तो ये बताना चाहिए गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं क्या। देखिए ज़रा, ये है वो 3 ऑर्गन्स, द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। ठीक है जी, एग्जीक्यूटिव यानी बेटा यहाँ पर एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है और जुडिशियरी है। लेजिस्लेचर का काम क्या है? कानून बनाना। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? कानून को लागू करवाना। और जुडिशियरी का काम क्या है? जो भी कानून बनाए गए हैं, जो लागू किए गए हैं, क्या वो प्रॉपर्ली फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो उनको फॉलो करवाया जाएगा, ताकि चाहे सजा दे करके, चाहे कुछ भी करके, और या फिर फाइन लगाकर, जैसे यानी इसके अंदर कोर्ट्स आ जाएंगे सारे। देखिए बेटा, अब आएगा पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर ये प्रोसेस को और एलाबोरेट करके बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यानी सबसे पहले अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो इसके अंदर क्या खासियत है कि इसका जो हेड है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, यानी सारी पावर, सारे फैसले, सारे जो काम करने हैं वो प्राइम मिनिस्टर करेगा। ठीक है ना। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट। द प्राइम मिनिस्टर चूजेज द मिनिस्टर्स टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर जो है लीडर होता है कौन सी पार्टी का? मेजॉरिटी पार्टी का। यानी पार्लियामेंट में जो भी पार्टी जीत कर आती है, जो भी पार्टी मेजॉरिटी सीट्स ले जाती है, उसका जो लीडर होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। और प्राइम मिनिस्टर ही क्या काम करते हैं? प्राइम मिनिस्टर जो है वो मिनिस्टर्स को चूज करते हैं ताकि वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना सके। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होती है बेटा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक ग्रुप होता है मिनिस्टर्स का, जो कि देश को चलाने में प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर आ जाते हैं, उसके अंदर हेल्थ एंड रिसोर्स डेवलपमेंट के मिनिस्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर वो आते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मिनिस्टर्स आ जाते हैं, हेल्थ इशूज रिलेटेड जो भी होते हैं वो आ जाते हैं। तो ये सब मिनिस्टर्स इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, बेसिकली the government which is directly elected by the people stays in power for its full term as long as it has the support of the majority। कह रहे हैं वो गवर्नमेंट जो कि डायरेक्टली इलेक्ट की जाती है लोगों के द्वारा, वो अपने पावर में जब तक रहती है जब तक कि उसका पूरा टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, यानी जब तक उसके पास मेजोरिटी रहती है, जब तक उसके पास सत्ता रहती है, यानी सब लोग साथ रहते हैं उसके, तब तक वो गवर्नमेंट सत्ता में रहती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो कह रहे हैं इसका एग्जाम्पल क्या है कि इंडिया के पास कौन सी गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यानी हमारे देश में जितनी भी पावर्स हैं वो किसके पास है बेटा? वो सारी की सारी पावर ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर के पास है। नाम चल रहा है सिर्फ प्रेसिडेंट का, लेकिन काम सारा प्राइम मिनिस्टर ही करता है।
बेटा अब बात करते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है बेटा? द प्रेसिडेंट इज द रियल हेड इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है, सारी गवर्नमेंट में जो रियल हेड होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट ही होता है, ठीक है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल एंड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो कह रहे हैं प्रेसिडेंट जो डायरेक्टली जो है लोगों द्वारा चुना जाता है और वो लेजिस्लेचर के प्रति यानी लोकसभा के प्रति जवाबदेह नहीं होता, संसद के प्रति जवाबदेह नहीं होता। The president is not necessarily from the majority party, that means a majority in the parliament. For example, United States of America has presidential form of government. तो यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी मेजोरिटी पार्टी से रिलेट नहीं करता है, ठीक है, कि जो भी पार्टी पार्लियामेंट में जीत कर आई हो वो उसका लीडर हो, ऐसा कुछ नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो है वो कौन सी गवर्नमेंट है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। आगे देखिए, तो बेटा आपको ये बात समझ में आई कि हमारे यहाँ पर कौन सी, हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इट मीन्स कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि फिर हमने ये चूज क्यों की, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमने क्यों चूज की है, ये अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग है। तो अब देखते हैं क्यों चूज किया हमने ये। इंडिया चोज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज आवर लीडर्स वर ऑलरेडी फैमिलियर विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। द नेहरू रिपोर्ट आल्सो एनविसेज्ड अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। Moreover, this form of government is truly representative of the people। कह रहे हैं कि इंडिया ने जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो चूज इसलिए किया है क्योंकि हमारे जो लीडर्स थे, हमारे जो नेता थे, वो पहले से ही जानते थे इसके बारे में। क्यों? क्योंकि हम किसके अधीन रहते थे बेटा? हम ब्रिटिशर्स के अधीन थे। तो ब्रिटिशर्स जो है वो इसी वाली फॉर्म को फॉलो करते हैं, तो इसलिए हम उसके बारे में जानते थे। और जिस चीज को हम ज्यादा जानते हैं, जिसके बारे में थोड़ा भी जानते हैं, तो उसको यूज करना हमारे थोड़ा सा हमारे कॉन्फिडेंट को इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना। तो यानी हम कॉन्फिडेंट होते हैं इसको इस्तेमाल करते हुए, तो इसलिए हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का इंतखाब किया। तो कह रहे हैं कि नेहरू रिपोर्ट भी हमें बताती है, इस बात पर विचार करती है और दूरअंदेशी के तौर पर भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को नेहरू रिपोर्ट से भी पता चलता है कि अच्छी है, ठीक है। कह रहे हैं कि इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अगर बेसिकली बिल्कुल बात करें, बेसिक की बात करें, तो ये वाली जो गवर्नमेंट की फॉर्म है ये ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों की नुमाइंदगी करती है, ठीक है ना। यानी ये लोगों के ज्यादा करीब है बनिस्बत किसके? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। The president in India holds a position of great dignity, but all power is vested with the prime minister and the council of ministers। क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, इंडिया के जो प्रेसिडेंट है, उनकी जो पावर है, उनकी जो पोजीशन है वो बहुत डिग्निटी, बहुत इज्जत की पोजीशन है उनकी, है ना, बहुत ज्यादा हाईएस्ट पोस्ट है, बहुत हाईएस्ट पोस्ट है पूरे इंडिया की। लेकिन उसके बावजूद भी सारी की सारी जो पावर्स है, उन सबका जो अधिकार है वो किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। और किसके पास है? और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, ठीक है बेटा। The division of constitutional powers between the president and the prime minister was an issue of great debate between our first president Dr. Rajendra Prasad and our first prime minister Jawaharlal Nehru। The main advantage of a presidential form of democracy is the stability of the executive for a fixed period। तो अभी कह रहे हैं कि उस जमाने में मतलब जब हमारा कानून नया नया बना था, तो उस वक्त हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे बेटा वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है बेटा। तो इन दोनों के बीच में इस बात को लेकर के काफी डिबेट हुई, काफी बहस हुई कि प्राइम मिनिस्टर के पास कौन सी पावर्स रहनी चाहिए और प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर्स रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि अच्छा, यहाँ पर बताया उन्होंने कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का एक जो अच्छा फायदा है वो ये है कि इसके अंदर एग्जीक्यूटिव जो है वो स्टेबल रहती है। यानी वो जो है वो एकदम से अगर मेजोरिटी खत्म होगी तो वो गिर नहीं जाएगी सरकार, ठीक है। वो स्टेबल रहेगी कुछ टाइम तक, एक फिक्स पीरियड रहेगा तब तक वो स्टेबल रहेगी। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो देखते हैं बेटा क्या क्या बताया है उन्होंने इंडिया के बारे में। द इंडियन पार्लियामेंट comprises the president and the two houses, Lok Sabha and the Rajya Sabha। In India, there are legislative bodies at the central level as well as at the state level। At the state level, the legislature is called the member of the legislative assembly। Members of the legislative assemblies are directly elected by people। कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में क्या है? पार्लियामेंट है। उस पार्लियामेंट के अंदर उसके 3 ऑर्गन्स हैं, ठीक है। 3 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं बेटा? प्रेसिडेंट, सबसे पहले प्रेसिडेंट है, उसके बाद 2 हाउसेज है। 2 हाउसेज कौन कौन से हैं बेटा? लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। तो कह रहे हैं इंडिया में जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, यानी जो कानून बनाने वाली बॉडीज हैं, सेंट्रल लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो कौन सी हो गई बेटा? 3 बता दी मैंने आपको, कौन कौन? प्रेसिडेंट और लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। ऐसे ही तो सेंट्रल लेवल पर होगी, यानी यहाँ जो कानून बनेगा वो पूरे देश में लागू होगा। और ऐसे ही क्या होती है बेटा? ऐसे ही स्टेट लेवल पर होती है, ठीक है। स्टेट लेवल पर भी क्या होता है? हर स्टेट के अंदर ये अलग अलग है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है अलग अलग, तो उसके हिसाब से क्या होता है? उसके हिसाब से भी उसके अंदर 3 ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन होता है उसमें बेटा? एक गवर्नर होता है, एक विधान परिषद होती है और एक विधानसभा होती है, ठीक है। उसमें भी 3 ऑर्गन्स होते हैं। एट द स्टेट लेवल कह रहे हैं कि स्टेट लेवल की बात अगर हम करते हैं तो
तो वहां पर जो लोग चुनकर आते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, यानी MLA बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, MLA। ठीक है, तो कह रहे हैं जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो डायरेक्टली कौन चुनता है उनको बेटा, लोग चुनते हैं। ठीक है, यानी जो विधानसभा में बैठते हैं। In some states there are legislative councils also. Members of the legislative councils are elected by representatives of different groups of society are called members of legislative council. आप कह रहे हैं कि यानी विधानसभा के जो लोग हैं वो तो ये हो गए MLA, ठीक है, लेकिन विधान परिषद के जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, MLC बोलते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, और इनको डायरेक्ट लोग नहीं चुनते, इनको जो ऑलरेडी चुनकर आए हुए लोग होते हैं उन्हीं में से लोग उनको चुनते हैं, उन्हीं में से कुछ ग्रुप्स हैं जो उनको चुनते हैं सोसाइटी के। ठीक है, सभी लोग नहीं चुनते, बाकायदा वोटिंग नहीं होती जैसे नॉर्मली होती है वोटिंग। एट द सेंट्रल लेवल देयर इज अ सिस्टम ऑफ बाइकैमरल पार्लियामेंट व्हिच मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज। कह रहे हैं सेंट्रल लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो सिस्टम है वो कौन सी बेटा, बाइकैमरल पार्लियामेंट है। कौन सी पार्लियामेंट है, बाइकैमरल। बाय मींस टू। ठीक है, इट मींस कि हमारे जो हाउसेज है वो टू हाउसेज हैं। कौन कौन से, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो बड़े बता रहे हैं कि जो दो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं वो कौन कौन सी, लोकसभा और राज्यसभा है। ठीक है, द लोकसभा इज आल्सो नोन एज द लोअर हाउस एंड द राज्यसभा इज आल्सो नोन एज द अपर हाउस। कह रहे हैं कि लोकसभा को क्या बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं, और राज्यसभा को क्या बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं। तो बेटा आपकी फर्स्ट जो हेडिंग है, अब इसके बाद लोअर एंड अपर हाउस के बाद हम आप देखेंगे लोकसभा, है ना। लोकसभा के बारे में देखेंगे कि लोकसभा क्या है। Members of the Lok Sabha are directly elected by people. The Lok Sabha cannot have more than 552 members. There are 545 members in the Lok Sabha, out of which 543 are elected members, while 2 members are nominated by the president. बड़ा देखिए इसके अंदर ये हमें बता रहे हैं कि लोकसभा के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लोगों के द्वारा, यानी लोग उनको इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली वोट देते हैं, उसके अंदर जिसके ज्यादा वोट्स होते हैं उसको इलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, कह रहे हैं कि लोकसभा के अंदर 552 से ज्यादा सीट्स नहीं हो सकती, मतलब ये एक लिमिट है, इससे ज्यादा सीट्स नहीं होंगी इसके अंदर, और ये 2026 तक के लिए है। 2026 के बाद इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स होंगे, उसके बाद चेंजेस आएंगे। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर अब जो फिलहाल सीट्स हैं वो कितनी, 545 सीट्स हैं लोकसभा के अंदर। उसके अंदर से कितनी सीट जो है, 543 सीट जो है वो कौन, उस पर तो बाकायदा इलेक्शंस होते हैं और उनको लोग चुनते हैं, लेकिन 2 मेंबर्स जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। द नॉर्मल टेन्योर ऑफ द लोकसभा इज फॉर 5 ईयर्स। कह रहे हैं कि जो नॉर्मली हम देखते हैं वो लोकसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है, यानी 5 साल के लिए लोग जो है वो चुने जाते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं। इलेक्शंस फॉर द लोकसभा आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स इन द नॉर्मल सिनेरियो। कह रहे हैं कि जो इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के वो हर 5 साल बाद होते हैं, अगर नॉर्मली सब कुछ चल रहा होता है तो। ठीक है, these elections are also known as general elections if due to some reasons the president dissolves the Lok Sabha before the expiry of its term, then mid-term elections are held to constitute a new Lok Sabha. तो अभी बता रहे हैं कि जो इलेक्शंस होते हैं इनको क्या बोलते हैं बेटा, जनरल इलेक्शंस बोलते हैं इनको। अगर किसी रीजन से प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर देते हैं, यानी भंग कर देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट से पहले पहले। एक्सपायरी डेट का मतलब क्या हुआ कि उसके टाइम खत्म होने से पहले पहले जो है अगर उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है तो फिर क्या होता है, फिर दोबारा से इलेक्शंस करवाते हैं बेटा, उनको क्या बोलते हैं, मिड टर्म इलेक्शंस। क्या बोलते हैं, मिड टर्म इलेक्शंस। ठीक है, ताकि दोबारा से नई लोकसभा बनाई जाए। Based on population, the country is divided into parliamentary constituencies. People from each constituency elect a member of parliament. All citizens who are more than 18 years of age have the voting right in India. कह रहे हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी पूरी कंट्री को जो है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एरिया पर ज्यादा लोग रह रहे हैं तो छोटे से ही एरिया को ज्यादा वैल्यू मिल जाती है पॉपुलेशन की बेस पर। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एरिया बड़ा है लेकिन लोग कम रह रहे हैं तो उसको थोड़ी उसकी कंपैरिजन में कम वैल्यू मिलती है। ठीक है, वैल्यू से मतलब ये है यानी वहां से जो जीतकर MP आएगा उसकी बात कर रही हूँ बेटा मैं आपको। ठीक है, तो कहने कि हर पार्लियामेंट के लिए यानी पार्लियामेंट के लिए हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर इलेक्ट होता है और वो आता है पार्लियामेंट में, और सभी जो भी लोग हैं, सिटीजन्स हैं जो 18 साल से ज्यादा है, उन सबको वोटिंग राइट है इंडिया में। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आगे देखिए, अब अगली हेडिंग है आपकी राज्यसभा। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर्स। देयर आर 245 मेंबर्स इन द राज्यसभा, आउट ऑफ विच 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये कह रहे हैं कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते, यानी राज्यसभा के इलेक्शंस नहीं होते। ऐसे नहीं होते कि जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि भाई हम वोट डालने जा रहे हैं, हमारी उंगली पर निशान लगाकर वो हमें भेज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, जो लोग हमने चुनकर भेज रखे हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स में, यानी विधानसभा, विधान परिषद या लोकसभा, इसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं ऑलरेडी, यानी वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हमने ही चुना है उनको, वही लोग जो है वो राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं।
तो बेटा ये हमें बता रहे हैं कि राज्यसभा के अंदर कितनी सीट्स होती हैं, 245 मेंबर्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। उसमें से जो 12 मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, डायरेक्टली उनको मतलब उनको इलेक्शन नहीं होता, उनका कोई मतलब लोग भी नहीं चुनते उसको, डायरेक्टली प्रेसिडेंट ही चुनते हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स मेंबर्स फॉर द राज्यसभा फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ लाइक जर्नलिस्ट, आर्टिस्ट, फाइन आर्ट्स, म्यूजिशियंस, social workers, etc. The Rajya Sabha does not have a fixed term. 1/3 of its members retire after every 2 years and new members are elected to replace them. The Vice President of India is the chairman of the Rajya Sabha. देखिए बेटा, अब इन्होंने हमें क्या बताया है कि जो 12 लोग राष्ट्रपति मनोनीत करता है यानी चुनते हैं, तो वो 12 लोग कौन से होते हैं? वो 12 लोग डिफरेंट फील्ड्स के, डिफरेंट प्रोफेशंस के होते हैं। वो पॉलिटिशियंस नहीं होते, जर्नलिस्ट भी होते हैं, हो सकते हैं, आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, फाइन आर्ट्स से रिलेटेड भी हो सकते हैं, कोई म्यूजिशियन भी हो सकते हैं, और इसके अलावा कोई सोशल वर्कर भी हो सकते हैं, ठीक है। जिससे अक्सर आप देखते हैं कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो अक्सर फिल्म एक्टर्स बन जाते हैं, जैसे राज बब्बर है, हेमा मालिनी है, या जया प्रदा है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। इनके कोई बाकायदा इलेक्शंस नहीं होते। तो कह रहे हैं कि राज्यसभा का जो टाइम पीरियड है वो कोई फिक्स टर्म नहीं है। हम इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो इसके मेंबर्स हैं, जैसे सपोज कि इसके अंदर मेंबर्स हैं 300, ठीक है, मान लीजिए इतने नहीं है, कम है इससे, ठीक है। तो हर साल, हर 2 साल बाद इसके 1/3 मेंबर्स चले जाते हैं, ठीक है जी। कितने लोग चले गए? 100 लोग चले गए, और यही 100 लोग जो है नए आ गए, बाकी पुराने जो थे वो पुराने ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। फिर जब उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, उनका टाइम पीरियड कितना है? 6 साल का टाइम पीरियड है। 6 साल के टाइम पीरियड के बाद 1/3 लोग जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे और नए आ जाएंगे, ठीक है बेटा। और कह रहे हैं कि इसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। किसके चेयरमैन बेटा? राज्यसभा के। तो राज्यसभा अभी फिलहाल कौन है वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के? बेटा वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? वेंकैया नायडू है, ठीक है, हमारे राज्यसभा के। राज्यसभा के तो वो चेयरमैन है, लेकिन वैसे वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के क्या फंक्शंस हैं, वो क्या क्या काम अंजाम देती है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या काम है उसका? टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव, यानी एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करना। भाई एग्जीक्यूटिव क्या है? एग्जीक्यूटिव को हिंदी में हम बोलते हैं कार्यपालिका, ठीक है, यानी कार्य करने वाले लोग, यानी ये कह सकते हैं हम जितने भी सरकारी ओहदों पर फाइज लोग हैं वो सभी एग्जीक्यूटिव में हम काउंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा क्या लिखा है इसके अंदर, टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को चूज करना अपने ही अंदर से, ये जो है लोकसभा का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत ही अहम काम है। The executive is a group of persons who work together to implement the laws made by the parliament. तो ये बता रहा है बेटा कि एग्जीक्यूटिव जो है वो एक ग्रुप ऑफ पर्संस है जो साथ में काम करते हैं, क्या करने के लिए? टू इम्प्लीमेंट द लॉज। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि एग्जीक्यूटिव का काम क्या है कि कानून को लागू करवाना है ना, इम्प्लीमेंट करवाना उसको। जो भी किसने बनाया है? जो पार्लियामेंट ने बनाया है। पार्लियामेंट में क्या जाएगा बेटा? लेजिस्लेचर, ठीक है। The Lok Sabha result shows total member of MPs, members of parliament belonging to each political party. कह रहे हैं कि लोकसभा का जो रिजल्ट है वो हमें दिखाता है कि कितने MPs कौन से पार्टी के हैं, ठीक है। To form the government, a political party must have a majority of MPs in the Lok Sabha. ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी सरकार बनाने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी सीट्स होनी चाहिए, मेजोरिटी MPs होनी चाहिए, तभी वो पार्टी बन सकती है, उसकी गवर्नमेंट बन सकती है लोकसभा में। For example, as we know, the Lok Sabha has 545 MPs. To have a majority, a party should have at least 273 above the half of total number of seats members. तो ये कह रहे हैं कि एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए कि लोकसभा के अंदर कितनी सीट्स है बेटा? 545 है, ठीक है। तो कह रहे हैं अगर हम मेजोरिटी चाहते हैं तो एक पार्टी को जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए कम से कम 273 सीट्स लेनी पड़ेगी, यानी उसके मेंबर्स 273 मेंबर जो है वो पार्लियामेंट में होने चाहिए, तभी जो है उसकी सरकार बन सकती है। The Prime Minister is the leader of the majority of ruling party in the Lok Sabha. तो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? वो लीडर होता है रूलिंग पार्टी का, ठीक है, यानी जो पार्टी जीत कर आई है मेजोरिटी से, उस पार्टी का लीडर जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा बेटा। She further selects ministers from among the MPs who belong to her party to work with him to implement decisions passed in the parliament. तो ये कह रहे हैं कि फिर जो भी प्रेसिडेंट होते हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं, फिर वो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? वो सिलेक्ट करते हैं अपने मिनिस्टर्स को, अपने ही MPs में से सिलेक्ट करते हैं, ताकि वो उनकी पार्टी के लिए, पार्टी के साथ जो है वो काम कर पाए, जो भी कानून बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट कर पाए, पार्लियामेंट में जो भी कानून पास किए गए हैं। तो उनमें से जो है वो क्या करते हैं? वो अपने लिए मिनिस्टर्स चुन लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना लेते हैं, ठीक है। These ministers take charge of various government ministers such as Ministry of Finance,
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फिर यही मिनिस्टर जो है डिफरेंट चार्जेस ले लेते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ये इसमें से ही चूज हो जाते हैं। द लार्जेस्ट अमंग द पार्टीज दैट अपोज द रूलिंग पार्टी इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। तो कह रहे हैं कि जो लार्जेस्ट पार्टी होती है अपोजिशन में, यानी जो जीती नहीं है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, उसी को रूलिंग पार्टी के जो अपोजिशन में होती है उसी को अपोजिशन पार्टी बोलते हैं, ठीक है। In the near past, no political party has been able to get the majority in the Lok Sabha, so different political parties of similar concerns make a temporary alliance to form the government. तो कह रहे हैं कि कुछ अभी 10-15 सालों से क्या हो रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कंप्लीट मेजोरिटी से नहीं आ पा रही है, ठीक है, लोकसभा में। तो इसलिए फिर वो लोग क्या करते हैं, फिर वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो कि उनकी तरीके की होती हैं उनके साथ एक टेम्पररी अलायंस कर लेते हैं, यानी टेम्पररी गठबंधन कर लेते हैं, ठीक है, और ताकि वो सरकार बना पाए, और इसी को बेटा बोलते हैं गठबंधन सरकार, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज द कोalition गवर्नमेंट। इस तरह की गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है, कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं, गठबंधन सरकार बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स द कोalition गवर्नमेंट रेफर्स टू द अलायंस formed by political parties after elections when no party is able to get adequate seats to form the government। अगर दूसरे अल्फाज में कहें तो कोalition गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसी सरकार है, एक ऐसा गठबंधन है जो पॉलिटिकल पार्टीज बनाती हैं इलेक्शंस के बाद, ठीक है। अब जैसे सपोज अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 273 सीट्स चाहिए, ठीक है ना, लेकिन एक पार्टी के पास 200 सीट्स हैं, बाकी कुछ पार्टीज ऐसी हैं, किसी के पास 30 हैं, किसी के पास 20 हैं, तो वो क्या करेंगे, वो 3-4 पार्टीज मिलकर के आपस में क्या कर लेती हैं, एडिक्वेट सीट्स कर लेती है, यानी जितनी पर्याप्त हैं, जितनी चाहिए उतनी वो कर लेती है, यानी 273 सीट्स हो जाएंगी, तो उसके बाद वो अपनी सरकार बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन साथ में क्या होता है कि जो भी पार्टी उनके साथ मिलती है वो कहती है भाई आप हमें ये वाले मिनिस्ट्री देंगे, आप हमें ये वाला फेवर देंगे, आप हमें ये करवाएंगे, इस तरीके से वो लालच में या कुछ पैसों के उस पर वो मिल जाती है, ठीक है। टू कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट, कह रहे हैं कि अब कंट्रोल करना और गाइड करना गवर्नमेंट को किस तरह करते हैं हम। द पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द मिनिस्टर्स एंड देयर वर्क थ्रू वेरियस मीन्स सच एज क्वेश्चंस। तो कह रहे हैं पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल करती है अपने मिनिस्टर्स पर, उनके काम पर, किसके थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू, यानी उनसे सवाल पूछे जाते हैं और वो जवाबदेह होते हैं, यानी उन्हें जवाब देना ही पड़ता है, ठीक है। द पार्लियामेंट व्हाइल इन सेशन बिगिंस विद द क्वेश्चन आवर। तो कह रहे हैं जो हमारी जो पार्लियामेंट है, जब भी वो सेशन होता है पार्लियामेंट के अंदर, तो वो सबसे पहले जो है एक मतलब कुछ घंटे होते हैं क्वेश्चन आवर्स, जिनको हम कहते हैं। अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम एनी मिनिस्टर अबाउट हिज डिपार्टमेंट्स। तो कह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हों, वो किसी भी मिनिस्टर से उसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। थ्रू दीज क्वेश्चंस द मेंबर्स कीप अ चेक ऑन द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो कह रहे हैं इसके थ्रू जो है जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, वो नजर रखते हैं सभी डिपार्टमेंट्स पर, ठीक है, काम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। बाय आस्किंग क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज अलर्टेड टू इट्स शॉर्टकमिंग्स। तो कह रहे हैं जब क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो अलर्ट रहती है कि भाई कोई कमी नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई कमी ना हो। अगर कमी हो जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर वो जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर देयर वर्क। तो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो जिम्मेदार होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, अपने काम के। द लोकसभा कैन रिमूव देम बाय पासिंग एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट देम। तो कह रहे हैं लोकसभा जो है वो क्या हो सकती है, उसको रिमूव किया जा सकता है अगर उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया जाए तो, ठीक है बेटा। आगे देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है इसकी कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट्स फाइनेंस। अब देखिए फाइनेंस यानी पैसों से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके ऊपर कह रहे हैं कि उस पर गवर्नमेंट के फाइनेंस पर किस तरह कंट्रोल रखा जाता है, किस तरह नियंत्रण रखा जाता है, ठीक है बेटा। द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट रिसीव्स मनी थ्रू वेरियस टैक्सेस। अब देखिए बेटा यहाँ पर दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो पार्लियामेंट और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन है, जो मेजोरिटी पार्टी जीत कर आई है वो गवर्नमेंट है, ठीक है। और पार्लियामेंट कौन है, पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट भी है प्लस उसके अंदर अपोजिशन पार्टी भी, यानी रूलिंग पार्टी प्लस अपोजिशन पार्टी, वो क्या है, पार्लियामेंट है, ठीक है। तो कह रहे हैं पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल रखती है किस चीज पर, गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर पर, यानी जो भी उसकी इनकम हो रही है और जो भी वो एक्सपेंड कर रही है दोनों पर उसको नजर रखनी पड़ती है, यानी कंट्रोल रखना पड़ता है। द गवर्नमेंट रिसीव्स मनी थ्रू वेरियस टैक्सेस। गवर्नमेंट रिसीव करती है मनी, कहाँ से रिसीव करती है बेटा, डिफरेंट टैक्सेस से, जैसे हाउस टैक्स है या इलेक्ट्रिसिटी बिल हम दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो टोल टैक्स देते हैं ये सब गवर्नमेंट की अर्निंग्स के जरिए होते हैं। इट स्पेंड्स दिस मनी ऑन वेरियस वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द पीपल। तो कह रहे हैं और ये कहाँ खर्च करती है पैसे को, वेलफेयर प्रोग्राम्स में, यानी लोगों के भले के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं, उनके ऊपर ये लगाए जाते हैं पैसे। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर शोन इन द बजट दैट इज प्रिपेयर्ड एवरी ईयर बाय द गवर्नमेंट। तो कह रहे हैं कि ये जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है, यानी जो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, मतलब जो सरकार के पास पैसे आते हैं और जो खर्च होते हैं, उस सब का एक बजट बनाते हैं और जो हर साल बनता है और फिर वो लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। दिस बजट इज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। इस बजट को कौन अप्रूव करता है बेटा, पार्लियामेंट अप्रूव करती है। दस विदाउट पार्लियामेंट सैंक्शन द गवर्नमेंट कैन नीदर इम्पोज एनी टैक्स नॉर कैन स्पेंड एनी अमाउंट।
तो कह रहे हैं पार्लियामेंट के सैंक्शन के बगैर यानी उसकी परमिशन के बगैर गवर्नमेंट जो है ना ही तो कोई टैक्स लगा सकती है और ना ही कोई पैसा खर्च कर सकती है। ठीक है, यानी सब जो है मिलजुल कर काम करते हैं। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द पीपल एंड द गवर्नमेंट। अब यानी अभी हम बात कर रहे हैं, अभी पार्लियामेंट के बारे में डिस्कशन चल रहा है ना, उसके सारे वर्क डिस्कस कर रहे हैं हम। तो कह रहे हैं कि वो क्या करती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है लोगों को गवर्नमेंट के बारे में, यानी जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको जो है वो पार्लियामेंट ही जवाब देती है। थ्रू क्वेश्चंस MPs प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द पीपल अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। ऑल्सो द गवर्नमेंट नोज ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पार्लियामेंट। द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक थ्रू मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो कह रहे हैं कि क्वेश्चंस के थ्रू MPs जो है वो इन्फॉर्मेशन देते हैं लोगों को गवर्नमेंट की वर्किंग के बारे में कि वो किस तरह काम कर रही है। ठीक है, और साथ साथ क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो भी जान पाती है लोगों के रिव्यूज को, यानी कि वो उनकी क्या राय है। ठीक है, जैसे सपोज कि एक एरिया में कोई प्रॉब्लम है, उस एरिया का जो MP है जाहिर है वो अपने एरिया की प्रॉब्लम को पहले हाईलाइट करेगा। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ, इस तरह जो है एक कड़ी बन गई बीच में। ठीक है ना, उस एरिया की और पार्लियामेंट के बीच में जो कड़ी बन गई, वो आदमी जो वो चुनकर आया है, जो MP चुनकर आया है वो एक कड़ी है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो वैल्यूएबल फीडबैक लेती है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से, और जो चेंजेस करने होते हैं, जो रिक्वायर होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो किए जाते हैं। उसके बाद है टू रिमूव हाई ऑफिशियल्स। कह रहे हैं जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनको रिमूव भी किया जा सकता है। ठीक है, यानी उनको हटाया जा सकता है। Parliament can impeach and remove the President of India and the Vice President of India. It can also recommend the removal of judges of the Supreme Court and High Courts. तो कह रहे हैं पार्लियामेंट ही इतनी पावरफुल है कि वो बड़ी बड़ी यानी हाईएस्ट पोस्ट जो है, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इनको भी पार्लियामेंट ही हटा सकती है। ठीक है, इम्पीच बोलते हैं बेटा। तो देखिए बेटा, इम्पीचमेंट क्या होता है, इम्पीचमेंट बोलते हैं बेटा महाभियोग को। महाभियोग का मतलब होता है यानी प्रेसिडेंट है, देखिए प्रेसिडेंट जो है हाईएस्ट पोस्ट ऑफ इंडिया है ना, यानी हमारे इंडिया की हाईएस्ट पोस्ट है, तो जाहिर है उसको हटाना और बनाना दोनों इतना इजी नहीं है, दोनों ही थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। तो अगर उसको हटाना होता है, प्रेसिडेंट को हटाएंगे, तो उसके ऊपर बाकायदा पहले इम्पीचमेंट प्रोसेस चलेगा पूरा, उस पर जो भी इल्जाम लगे हुए होंगे उसके ऊपर वोटिंग होगी, फिर वोटिंग में अगर उसको आधे से ज्यादा वोट्स मिल जाते हैं उसके खिलाफ, तब जाकर के उसको हटाएंगे। ठीक है, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो भी इसी तरह हटाए जाते हैं। ठीक है बेटा, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। एक और काम क्या है उसका कि वो क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स करती है, यानी संशोधन करती है। The Parliament can amend the Constitution of India. Generally, an amendment to the Constitution requires a 2/3 majority of the two houses of Parliament. तो अभी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, यानी उसके अंदर तब्दीली लेकर आ सकती है। ठीक है, और किसी भी अमेंडमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की कम से कम कितनी सीट हमें मेजोरिटी चाहिए, 2/3। ठीक है ना, अब बेटा सपोज की कितनी सीट्स हैं, मान लीजिए कि 600 सीट्स हैं, तो उसका 2/3 निकाल कर देखेंगे हम, 3 × 3 3 × 4 6, और ये हो गया आपका, यानी 400 वोट चाहिए अमेंडमेंट के लिए। अगर 400 वोट्स होंगे तो ही अमेंडमेंट होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है बेटा, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो इसका वो है लॉ मेकिंग, जो हम पढ़ चुके हैं अभी पीछे भी, कानून बनाना। लॉ मेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। इट मेक्स लॉज लो अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स दैट आर अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कह रहे हैं कि कानून बनाना इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का, और ये कानून बनाती है डिफरेंट टाइप के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। बाकायदा इसके लिए इसके सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बाकायदा एक लिस्ट तैयार है। ठीक है, उस लिस्ट के हिसाब से जो जो मैटर इसके अंडर आते हैं, इसकी पहुंच में आते हैं, उन सब के लिए कानून बनाती है। ठीक है ना, और ज्यादातर कानून जो भी बनाए जाते हैं वो पूरे इंडिया में लागू होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो कानून बनाती है वो सिर्फ किसी एक स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में ही लागू किए जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की। यानी हमने जो है पार्लियामेंट के मैंने आपको बताया था कि तीन मेन ऑर्गन्स होते हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट की। The President of India is the head of the state. The President is appointed by the Electoral College. The Electoral College consults both the houses of Parliament and the legislative assemblies of the states and union territories. He is appointed for a term of 5 years. तो बेटा ये हमें बता रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या होते हैं बेटा, हेड होते हैं स्टेट के, यानी पूरी कंट्री के हेड होते हैं वो। और प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है, इलेक्टोरल कॉलेज अपॉइंट करता है, यानी उसके अंदर कौन से लोग आएंगे, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी सभी राज्य की जो विधानसभाएं हैं वो आएंगी। ठीक है, और साथ साथ यूनियन टेरिटरीज भी आएंगी। ठीक है ना, ये भी आ जाएंगे। ये सभी लोग मिलकर के एक प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। उनका जो टाइम पीरियड है वो 5 साल का होता है। ठीक है बेटा, अब उनकी सैलरी के बारे में बात करते हैं। द प्रेसिडेंट ड्रॉ द सैलरी ऑफ 1.5 लाख पर मंथ। कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट की जो सैलरी होती है 1.5 लाख रुपए महीना होती है।
ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू ड्रॉ अदर अलाउंसेस परमिसेबल बाय लॉ। कह रहे हैं कि और साथ साथ वो बाकी जितने भी अलाउंसेस यानी जितने भी फायदे हैं वो उनको बाकायदा दिए जाते हैं जो कि हमारे कानून में परमिसेबल है, यानी उनको अलाउ किए गए हैं, ठीक है। अब इसके अलावा बेटा उनको कोई टैक्स नहीं देना होता, उनको बाकायदा घर मिलता है, गाड़ी मिलती है, सब कुछ उनको मिलता है, जहां जहां वो जाते हैं वहां पर उनको कोई किराया नहीं लगता। 1.5 लाख रुपए बस उनकी मतलब एक तरीके से समझ लिया कि अब रख के होते हैं, ठीक है। और ये पुरानी बुक है आपकी, तो इट मे बी की आप बढ़ गए हों, ठीक है। अब आगे देखिए, अगली बात आती है पावर्स, यानी उसके पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं, यानी प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए जरा, तो बेटा देखिए, द प्रेसिडेंट एंजॉयज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक एंड इमरजेंसी पावर। देखिए बेटा इतनी सारी पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास, कौन कौन सी हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, इमरजेंसी, ये सभी पावर्स हैं। अब देखिए इनको देखते हैं कि क्या कौन कौन सी पावर्स है ना। लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, द प्रेसिडेंट समन और सस्पेंड द पार्लियामेंट, ही कैन एड्रेस ईदर हाउस और बोथ हाउसेज of parliament together. He addresses a joint sitting of both the houses of parliament at the beginning of the first session after each general election to the Lok Sabha and at the beginning of the first session of each year. The president can issue ordinance when parliament is not in session. अभी कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो बुला भी सकते हैं और सस्पेंड भी कर सकते हैं पार्लियामेंट को, यानी भंग भी कर सकते हैं पार्लियामेंट को, खत्म भी कर सकते हैं और बुला भी सकते हैं, ठीक है। साथ साथ वो किसी एक हाउस को भी एड्रेस कर सकते हैं, यानी खाली किसी एक सदन से भी बात कर सकते हैं या दोनों सदन से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर वो चाहे तो वो ज्वाइंट सिटिंग भी बुला सकते हैं, यानी एक साथ ही सबको बुला लें। ये अक्सर कब होता है? जब सेशन बिगिन होता है, यानी इलेक्शंस के बाद जब सेशन बिगिन होता है, जब फर्स्ट सेशन स्टार्ट होता है, तब लोकसभा के अंदर दोनों ही हाउसेस की सिटिंग एक साथ होती है, ठीक है। और शुरुआत में हर साल की जो सेशन की शुरुआत होती है उसमें भी क्या होता है? एक ज्वाइंट सिटिंग होती है। और प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस भी पास कर सकते हैं। ये बेटा एक अधिकार है जो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर क्या होता है, जब पार्लियामेंट काम नहीं कर रही होती है, उसके सेशंस नहीं हो पा रहे होते हैं, तब ऑर्डिनेंस बिल पास किया जा सकता है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। अगला देखिए, अगला आता है एग्जीक्यूटिव पावर्स। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, द अटॉर्नी जनरल। कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंदर क्या आता है कि वो किस किस को अपॉइंट कर सकते हैं? प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट्स को, यानी जितने भी स्टेट्स के गवर्नर्स हैं उन सबको, और चीफ जस्टिस तो एक ही है, ठीक है, उनको करते हैं। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, हाई कोर्ट के जजेस है, उनको भी वही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। यूपीएससी के चेयरमैन है, उनको भी अपॉइंट करते हैं, कौन? प्रेसिडेंट, है ना। अटॉर्नी जनरल को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। उसके बाद आता है जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ही कैन पार्डन अ डेथ सेंटेंस। कह रहे हैं कि अगर किसी मुजरिम को फांसी की सजा सुनाई गई है, ठीक है, तो वो दोबारा प्रेसिडेंट से अपील कर सकते हैं, और उनके पास एक पावर है कि अगर वो लगता है, उनको रिलायबल लगती हैं उसकी बातें, तो वो उसकी सजा माफ भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप देखिए कितनी हाई पावर है उनके पास, कितनी कि वो किसी फांसी वाले मुजरिम को माफ भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद आती है फाइनेंशियल पावर्स। Annual budget is placed before the parliament in the name of the president. He can grant an advance contingency fund of India. तो अब कह रहे हैं कि एनुअल बजट जो है वो जब पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है तो वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और वो जो है एडवांस में ही कुछ चेंजेस के अंदर ला सकते हैं। मिलिट्री पावर्स में क्या आएगा? ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ही हैज द पावर टू डिक्लेयर वॉर एंड कंक्लूड पीस। तो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ही क्या होते हैं? सुप्रीम कमांडर होते हैं, ठीक है बेटा। देखिए जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के पास 3 फोर्सेस है, ठीक है। एक एयरफोर्स है, एक नेवी है और एक आर्मी है। आर्मी वो यानी जिसको हम बोलते हैं थल सेना, यानी जो जमीन पर रहकर लड़ाई करती है, ठीक है। नेवी वो जो पानी में रहकर लड़ाई करती है, और एयरफोर्स यानी जो हवा में रहकर, यानी कि एयरक्राफ्ट वगैरह के थ्रू लड़ाई करती है, तो उसको बोलते हैं। तो ये हमारा डिफेंस है ना। तो डिफेंस हम इस तरह करते हैं अपना कि कोई हम पर आक्रमण ना कर दे, ना एयरवेज से, ना वाटरवेज से, और ना ही रोडवेज से। तो इसलिए जो है हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं इन तीनों जगहों से। तो इन तीनों के जो हेड है वो किसके अधीन काम करते हैं? वो प्रेसिडेंट के अधीन काम करते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कमांडर कौन है? वो प्रेसिडेंट है, तीनों ही आर्म्ड फोर्सेस के, ठीक है। कह रहे हैं और उनके पास जो है ये पावर भी है कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं कोई वॉर, यानी वो कह सकते हैं कि भाई लड़ाई होगी तो लड़ाई होगी। अगर वो चाहे तो वो कंक्लूड भी कर सकते हैं पीस, यानी वो कह सकते हैं कि भाई अब शांति स्थापित की जाए तो लड़ाई को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है बेटा। आगे देखिए, नेक्स्ट आते हैं डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर क्या होती है? ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर मेड इन हिज नेम। कह रहे हैं जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, जितने भी हम संबंध बनाते हैं इंटरनेशनली, ठीक है, जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं
तो वो सब किसके नाम पर होती है, वो सब प्रेसिडेंट के नाम पर ही की जाती है। ठीक है बेटा। इमरजेंसी पावर्स कौन सी है? ही कैन इम्पोज इमरजेंसी एट द टाइम ऑफ वॉर और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। ही कैन ऑल्सो इम्पोज इमरजेंसी इन स्टेट, इट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट्स रूल। तो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी लागू कर सकते हैं जब लड़ाई हो रही होती है, किसी भी देश से अगर लड़ाई हो जाती है तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकते हैं कि सभी लोगों को घर में रहना है। ठीक है, उस वक्त उनसे सभी लोगों से उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी छीन लिए जाते हैं कि घूमने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार सब छीन लिया जाता है, सबको घर में बंद रहना पड़ता है। ठीक है बेटा। या फिर देश के अंदर कोई फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, यानी मतलब पैसे की कमी हो गई या फिर भूखमरी हो गई, इस तरीके से भी क्या होता है, उसमें भी जो प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो है वो पूरे इंडिया में भी लगा सकते हैं और साथ साथ वो किसी एक स्टेट में भी लगा सकते हैं। इसी को बेटा क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल। यानी अगर एक स्टेट में लगाएंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, भाई यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पर इमरजेंसी लगी हुई है, यानी जो भी आप बात करेंगे, जिसकी भी बात मानी जाएगी वो फिलहाल प्रेसिडेंट की बात मानी जाएगी। कोई विधानसभा, कोई पार्लियामेंट अभी काम नहीं कर रही, इसका मतलब ये है। ठीक है बेटा। आगे देखिए, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी अब हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में और उसकी काउंसिल के बारे में। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एंड द लीडर ऑफ द लोकसभा। He is head of the functioning of the government. The Prime Minister appoints the councils of ministers with the advice of President. क्या प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन होते हैं, मेजोरिटी पार्टी के हेड होते हैं, साथ साथ लोकसभा के लीडर भी होते हैं। ठीक है ना। कह रहे हैं कि वो फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट के हेड हैं, यानी जो भी काम गवर्नमेंट कर रही है वो उस सबके जवाबदेह हैं और उनके ही अंडर वो सब काम किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं ताकि उनकी और सलाह किससे लेते हैं, वो प्रेसिडेंट से सलाह लेते हैं। प्रेसिडेंट की सलाह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चूज किया जाता है। The Council of Ministers is divided into cabinet ministers, members of state and deputy ministers. तो कह रहे हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो डिवाइड है किस किस उसमें, यानी जितने भी मिनिस्टर्स चुने जाते हैं उसमें से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसको भी उन्होंने डिवाइड कर रखा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिवाइड करा उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर में, मेंबर्स ऑफ स्टेट में और डिप्टी मिनिस्टर्स में। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देखिए, पीपल इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में लोग। द कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट हैज चेंज्ड ड्रास्टिकली सिंस द डेज ऑफ द फर्स्ट पार्लियामेंट। द फर्स्ट Parliament was constituted in 1952. Most of the members in the first Parliament came from urban. अभी कह रहे हैं कि अगर हम बात करें पार्लियामेंट के बनने की, तो कह रहे हैं पार्लियामेंट का जो बनना है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो बहुत हद तक चेंज हो चुका है। ठीक है। जब पहली पार्लियामेंट बनी थी और अब अगर हम अब की बात देखें तो ये बहुत तब्दीलियां आ चुकी हैं अब तक। ठीक है। पहली पार्लियामेंट कब बनी थी बेटा, 1952 में बनी थी। कह रहे हैं बहुत सारे जो मेंबर्स थे पहली पार्लियामेंट के, वो कौन थे, वो अर्बन थे। अर्बन मीन्स यानी वो सभी लोग कौन थे, वो शहरी थे। ठीक है। In the latest parliament, there are more people from rural areas. Even the number of women MPs has increased. तो कह रहे हैं अगर हम अब की बात करें पार्लियामेंट की, तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि रूरल एरिया से आए हैं, यानी जो गांव के लोग हैं। ठीक है ना, गांव से जो आए हैं। कह रहे हैं बहुत सारी जो वुमेन MPs हैं उनका भी नंबर यहाँ पर, यानी उनकी भी संख्या बढ़ी है पार्लियामेंट में। Many sections of the society were unrepresented in the parliament during early years of democracy in India. People from the downtrodden section of the society such as scheduled caste and scheduled tribes were unrepresented. कह रहे हैं कि जब शुरुआत हुई थी हमारे यहाँ पर इस चीज़ की, तो बहुत सारी सोसाइटी के बहुत सारे जो ऐसे ग्रुप्स थे, ऐसे कास्ट थी, ऐसी मतलब ऐसे लोग थे जो अनरिप्रेजेंटेड थे, यानी वो रिप्रेजेंटेड नहीं हो पाए थे पार्लियामेंट में, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए थे। ठीक है। जैसे वो लोग जो डाउनट्रोडन है, यानी जैसे SCs, STs, ठीक है, ये लोग जो थे ये अनरिप्रेजेंटेड थे, यानी इनका कोई था ही नहीं पार्लियामेंट के अंदर। सभी जो ऊंची कास्ट के पढ़े लिखे अर्बन लोग थे, यानी शहरी लोग थे। टू इम्प्रूव देयर रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, रिजर्वेशन वाज गिवन फॉर देम इन द लेजिस्लेचर। देयर आर रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर SCs एंड STs वेयर वोट्स फ्रॉम ऑल सेक्शंस वोट फॉर द कैंडिडेट्स। तो कह रहे हैं कि उनकी हालत में सुधार देने के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस में क्या किया गया, उनको जो आरक्षण दिया गया, क्या दिया गया बेटा, आरक्षण दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया। ठीक है। ताकि वो भी लेजिस्लेचर में आ सके और अपने लिए, अपने जैसे लोगों के लिए, अपने जैसे ग्रुप के लिए कानून बनवाने में हेल्प कर सके। तो कहने की ये जो है क्या है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है बाकायदा, उनको जो रिजर्वेशन दिया गया SCs STs के लिए, जहाँ पर सभी लोग वोट कर सकते हैं, लेकिन खड़ा कौन होगा, कोई SC ST ही खड़ा हो सकता है इलेक्शन में। ठीक है बेटा। द आइडिया ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन हैज बीन mooted since a long time. Although women's reservation has been implemented for panchayat and local body elections, the reservation in parliament has yet to become a reality. तो अब कह रहे हैं कि औरतों की जो रिजर्वेशन है, यानी औरतों को जो रिजर्वेशन मिलना है पार्लियामेंट में, ये काफ़ी समय से ये बात चलती चली जा रही है। ठीक है। हालांकि औरतों का जो रिजर्वेशन है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, कहाँ पर, पंचायत में। पंचायत जो होती है, जो गाँव में होती है ना बेटा, और लोकल बॉडी इलेक्शन जो होते हैं उसके अंदर भी उनको रिजर्वेशन मिल चुका है। ठीक है। कितना मिला है, 33.5 डिग्री, 33%, 33 बोल नंबर 1/3% रिजर्वेशन है लेडीज़ का।
लेकिन पार्लियामेंट में अभी तक उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये अभी आना है, ये अभी होना है, मतलब वर्किंग है, ये अब हुआ नहीं है। ड्यूरिंग द लास्ट 5 decades of democratic rule in the country, many people have been questioning the quality and relevance of the type of representational democracy in India। कह रहे हैं कि लगभग 5 डिकेड से, यानी लगभग 50 सालों से जो है डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर ये बात चल रही है। बहुत सारे लोग जो इस बात पर सवाल उठाते हैं कि रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी से क्या फायदा हो रहा है। रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, यानी एससीज का भी कोई ना कोई एससी भी होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, कोई ना कोई एसटी भी होना चाहिए, कोई ना कोई वुमेन भी होनी चाहिए, है ना, या हर धर्म का, हर जाति का कोई ना कोई उसके अंदर होना चाहिए पार्लियामेंट में। क्यों होना चाहिए? But the fact that we are in a position to ask question is a clear proof that democracy has been successful in thriving in our country। तो अभी कह रहे हैं, हालांकि ये एक सवाल बना हुआ है कि ऐसा क्यों है, बल्कि ऐसा होना तो चाहिए, ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग इससे परेशान हैं कि ऐसा क्यों है। जो कानून हम बना रहे हैं वही सही है, वही सभी को फॉलो करने चाहिए, लेकिन आप सबको सेटिस्फाई तो नहीं कर सकते ना। तो अब हमें लास्ट में हमें बता रहे हैं कि अभी फिलहाल कोई इतनी खास पोजीशन नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं कि लोगों के पास क्वेश्चन करने का अधिकार है। इसका मतलब ये है कि हम जो है डेमोक्रेसी के एक अच्छे सक्सेसफुल थ्राइविंग रूल पर चल रहे हैं, यानी हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी हद तक सफल हो रही है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को अधिकार है कि वो सवाल पूछ सकें, और फिर जिससे सवाल पूछ जाए वो इस बात पर बाध्य है कि वो जवाब दे। ठीक है बेटा, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका अदवा करेंगे जितना भी है। ये देखिए बेटा, आपके यहाँ पर ओल्ड क्वेश्चन है। ओल्ड क्वेश्चन के अंदर आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन 4 क्वेश्चन में से आप फर्स्ट क्वेश्चन कट कर दीजिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तीनों का आंसर आपको मिल जाएगा बेटा पेज 176 पर। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन है क्या। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन नंबर ऑफ वोट्स इन इंडिया। तो कह रहे हैं कि लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है लोकसभा की, अगर नंबर ऑफ वोट्स की बात की जाए तो, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाउ इज द लोकसभा स्पीकर इलेक्टेड। लोकसभा के स्पीकर किस तरह इलेक्ट करते हैं हम। उसके बाद फोर्थ है, हु इलेक्टेड द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, के राज्यसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है। ठीक है बेटा, तीनों का आंसर देखने के लिए आइए पेज 176। तो बेटा देखिए ए का 2 देखिए, ए का 2 देखिए बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है फास्ट फैक्ट में, द आउटर दिल्ली इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वोट्स, सॉरी नंबर ऑफ वोटर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए का सेकंड। ए का थर्ड देखिए, यहाँ पर देखिए स्पीकर की हेडिंग बनी हुई है, तो यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर से स्टार्ट करेंगे आप लिखना और लोकसभा तक लिखेंगे। ठीक है, ये पूरा लिखेंगे, ये हो गया आपका ए का थर्ड आंसर। उसके बाद फोर्थ देखिए, ए फोर्थ, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, राज्यसभा की हेडिंग में आ जाइए, यहाँ लिखा है फर्स्ट लाइन में मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, यहाँ से लिखेंगे, और अगले लाइन में लिखा हुआ है बाय द प्रेसिडेंट, यहाँ तक लिखेंगे। तो ये हो गया आपका ए का फोर्थ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपकी मैचिंग है, लेकिन ये मैचिंग जो है ना ये पुराने वाली यानी ये अभी अपडेटेड नहीं है। तो आप इसको किस तरह करेंगे, मैचिंग ना करके इसको आप अपनी कॉपी में करेंगे। किस तरह लिखेंगे, जैसे लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा, तो कौन हो गया इसका, अभी लेटेस्ट वाला है बेटा ये पीयूष गोयल, है ना, तो इस तरह लिख देंगे, आप एरो बनाकर सामने सामने लिख देंगे। उसके बाद लिखा है चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, कौन है भाई, वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू यानी इट मीन्स क्या हुआ कि राज्यसभा के चेयरपर्सन कौन होते हैं, यानी हमारे वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वो कौन है, वेंकैया नायडू। उसके बाद है चेयरपर्सन ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के कौन होते हैं, स्पीकर जो होते हैं वो लोकसभा के चेयरपर्सन होते हैं। तो अभी फिलहाल स्पीकर कौन है हमारे, ओम बिरला। ठीक है बेटा, उसके बाद है लीडर ऑफ द हाउस, यानी लोकसभा के जो लीडर है वो कौन है, वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे, नरेंद्र मोदी। ठीक है, उसके बाद देखिए लीडर ऑफ द अपोजिशन, लोकसभा में अपोजिशन की जो लीडर है वो कौन है बेटा, वो कोई नहीं है, अभी फिलहाल वो जगह खाली है, वेकेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा के जो लीडर है अपोजिशन के वो कौन है, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये लिखना है, किस तरह लिखेंगे, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, जैसे लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा, सामने एरो डाल के यहाँ लिख देंगे इसका आंसर। ठीक है, इस तरह लिखेंगे प्रॉपर्ली। उसके बाद नेक्स्ट देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बेटा इसके अंदर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट फ्रेम्स द लॉज। कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का कौन सा ऑर्गन जो है वो लॉ फ्रेम करता है, यानी लॉ बनाता है। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर आएगा आपका सेकंड, इट मींस एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या करता है, वो लॉज को बनाता है, फ्रेम करता है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट फ्रेम्स द लॉज। कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का कौन सा ऑर्गन जो है वो कानून बनाता है, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट या लेजिस्लेचर। बेटा अभी हमने पढ़ा था लेजिस्लेचर बनाते हैं कानून, तो यहाँ पर आप टिक लगा देंगे इसके आगे। उसके बाद सेकंड देखिए द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन द,
कह रहे हैं कि अपर हाउस कौन सा होता है पार्लियामेंट का, लोकसभा, राज्यसभा, कॉन्स्टिट्यूशन या प्राइम मिनिस्टर। तो बेटा राज्यसभा होती है, ठीक है, बल्कि यहाँ पर इन नहीं है, इस कर ली, इस द, ठीक है, इस द राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द चेयरमैन ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का चेयरमैन कौन होता है बेटा, लोकसभा का चेयरमैन जो होता है वो स्पीकर होता है, ठीक है, ये है बेटा आपका आंसर, स्पीकर। उसके बाद आता है हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है बेटा, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या फिर नन ऑफ दीज। तो बेटा अभी हमने डिस्कस किया था कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमारे, वेंकैया नायडू। उसके बाद 6 देखिए, हु इज द हेड ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एट द सेंट्रल लेवल। कह रहे हैं कि सेंट्रल लेवल पर जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसके हेड कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो बेटा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखिए फिलअप्स, फिलअप्स के अंदर देखिए, तो बेटा फिलअप्स देखिए, फिलअप्स के अंदर देखिए, देयर आर ब्लैंक हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एट द सेंटर। कह रहे हैं सेंटर में जो पार्लियामेंट है उसके कितने हाउसेज है बेटा, 2 हाउसेज है ना, लोकसभा एंड राज्यसभा। उसके बाद आते हैं ब्लैंक मेंबर्स इन द राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में कितने लोग चुने जाते हैं बेटा, या मनोनीत किए जाते हैं, 12 मेंबर्स, है ना। उसके बाद आता है 1/3 मेंबर्स इन द राज्यसभा रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। कह रहे हैं कि मेंबर राज्यसभा के 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा 4th जो है इसको भी आप छोड़ दीजिए। 5th देखिए, द प्रेसिडेंट कॉल्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी ग्रुप टू फॉर्म द गवर्नमेंट। कह रहे हैं प्रेसिडेंट जो है वो कॉल करते हैं लीडर को मेजोरिटी ग्रुप के, यानी जो जीत कर आता है उसके लीडर को कॉल करते हैं ताकि वो आकर के क्या करें, गवर्नमेंट बना सके, यानी उनको इन्वाइट करते हैं, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं बेटा, चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए सी, इसके अंदर आपको राइट रॉन्ग करने हैं, राइट रॉन्ग देखिए जरा। द प्राइम मिनिस्टर इज द फाइनल अथॉरिटी टू पास अ बिल। कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो फाइनल अथॉरिटी होते हैं कोई भी बिल पास करने के लिए। तो नहीं बेटा यहाँ पर आ जाएगा रॉन्ग, क्यों, क्योंकि अभी जो है हमारे यहाँ पर क्या डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सभी की मर्जी जो है मायने रखती है, और जब तक आधे से ज़्यादा जो है वोट्स नहीं मिलते किसी भी बिल को तब तक वो कोई भी बिल कानून या लॉ नहीं बनता, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। राज्यसभा के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं लोगों के द्वारा, नहीं, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई आपकी। उसके बाद आता है एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ बाइकैमरल हाउस। कह रहे हैं कि इंडिया के हर स्टेट के अंदर बाइकैमरल हाउस होते हैं, नहीं बेटा, सिर्फ 7 या 8 ही स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर बाइकैमरल हाउस है, अदरवाइज सब जगह पर एक ही हाउस है, ठीक है, यानी वो विधानसभा है या लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको आप कह सकते हैं। उसके बाद 4th आता है द फाइनेंस बिल नीड्स एब्सोल्यूट मेजॉरिटी टू गेट पास्ड। कह रहे हैं कि फाइनेंस बिल जो है उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होती है पास होने के लिए, नहीं बेटा उसको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, ठीक है। तो इसलिए ये भी कौन सी स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। कह रहे हैं लोकसभा के जो लोग हैं वो डायरेक्टली लोगों द्वारा चुने जाते हैं, यस इट इज ट्रू। तो ये राइट स्टेटमेंट है, इसलिए आप इसके आगे क्या लगाएंगे, टिक द राइट, ठीक है। उसके बाद डी देखिए, डी के अंदर आपको क्या करने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डू वी नीड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टू रन द गवर्नमेंट। कह रहे हैं कि हमें, देखिए बेटा यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन डी जो है इसके अंदर आपके 3 पार्ट्स हैं। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा, व्हाई डू वी नीड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टू रन द गवर्नमेंट। कह रहे हैं कि हमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत क्यों है गवर्नमेंट चलाने के लिए, ठीक है, वो लोगों को फायदा तो होगा जब हम इसको फॉलो कर रहे हैं। इसका आंसर देखने के लिए बेटा ये पेज नंबर 175 पर, 175 पर देखिए बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है ना अबाउट द चैप्टर। इसके अंदर आप आ जाइए 1 2 3 4 5 6 7, 7th लाइन में आ जाइए। इट इज द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय अस, दैम को काट कर यहाँ लिखिए अस, only who sit together to frame and enforce appropriate legislations in the interest of the nation and its people। यहाँ तक लिखेंगे बेटा, फिर कंटिन्यू करिए आगे इसी को। ये द प्लेस वेयर, ये काट दीजिए, ये लिखिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल टेक ऑल इम्पोर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। यहाँ तक लिखेंगे इसको, ठीक है। तो ये आपका डी का फर्स्ट आंसर। सेकंड देखिए, डी का सेकंड देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेन्योर्स ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। कह रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के टेन्योर्स यानी उनकी टाइम पीरियड के बारे में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है दोनों के बीच में, जरा देखिए पेज नंबर 176 पर इसका आंसर। बेटा लोकसभा की हेडिंग में आ जाइए, लोकसभा की हेडिंग में देखिए 3rd लाइन, द नॉर्मल टेन्योर ऑफ द लोकसभा इज फॉर 5 years। इलेक्शंस फॉर द लोकसभा आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years इन द नॉर्मल सिनेरियो। ये हो गया इसका एक पार्ट, तो ये लोकसभा के बारे में हो गया, ठीक है। अब राज्यसभा के बारे में लिखने के लिए आ जाइए, इसके 2 पॉइंट्स बनाएगा बेटा, एक लोकसभा की हेडिंग बनाकर लिखेंगे ये वाला पॉइंट, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे राज्यसभा की, उसका पॉइंट लिखेंगे आप, द राज्यसभा डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टर्म, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 years एंड न्यू मेंबर्स इलेक्टेड टू रिप्लेस देम। ये हो गया इसका सेकंड पॉइंट, ठीक है।
ये दोनों ही D4 के आंसर हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, मैंने बाई मिस्टेक D4 बोल दिया, D2 है, ठीक है। D4 तो है ही नहीं हमारे पास, बस 3 तो क्वेश्चन है इसके अंदर, तो ये D2 है आपका। आप नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ द पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट्स फाइनेंस। कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का क्या रोल है जब वो गवर्नमेंट के फाइनेंस पर कंट्रोल करती है, तो यानी किस तरह कंट्रोल करती है। देखिए जरा पेज नंबर 177, ये देखिए बेटा पेज 177 पर देखिए जरा, यहाँ से लिखा हुआ है द पार्लियामेंट से स्टार्ट करेंगे और इस पैराग्राफ के एंड तक स्पेंड एनी अमाउंट, ये हो गया आपका डी का थर्ड। क्वेश्चन ई देखिए बेटा, क्वेश्चन ई के अंदर आप शुरू किए, यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन हैं, शुरू के 2 आप कट कर दिए, फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन थर्ड देखिए, डिस्क्राइब द एग्जीक्यूटिव एंड द इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसका आंसर आप किस तरह लिखेंगे, द एग्जीक्यूटिव एंड द इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे आंसर में, बाकी का लिखेंगे पेज 178 से। आइए जरा पेज 178 पर बेटा देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेसिडेंट पावर्स के अंदर एग्जीक्यूटिव पावर्स पर आप टिक लगा दीजिए और लगा दिए इमरजेंसी पावर, ये दोनों ही आपको एज इट इज लिखने हैं, जैसे लिखे हुए हैं छोटे छोटे से पॉइंट से दोनों इस तरह लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा ये दोनों ही किसके पॉइंट है, ई के थर्ड के पॉइंट है, ठीक है। E4 देखिए, अब ई का फोर्थ पार्ट देखिए, डिस्कस अबाउट द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस करना है। इसका आंसर देखिए बेटा पेज नंबर 176 पर, ये देखिए हेडिंग बनी हुई है यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो प्रेसिडेंट से स्टार्ट करेंगे इसको लिखना, और यहाँ तक लिखेंगे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तक, ठीक है। ये हो गया आपका ई का फोर्थ। तो बड़ा चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत प्रॉपर्ली काम कीजिएगा अपना, आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं अपनी नोटबुक में, सिविक्स की नोटबुक में। उससे पहले ऐसे सेकंड बना लीजिएगा, क्योंकि आपका ऐसे फर्स्ट के बाद फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। ऐसे सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है आपका, तो ऐसे सेकंड बना लीजिएगा पहले। उसके बाद आप प्रॉपर्ली क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और मैचिंग करेंगे, जैसे मैंने बताया है। ये आपको नोटबुक में करने हैं दोनों काम, ठीक है। और साथ में इसकी ग्लॉसरी भी लिखेंगे, ये देखिए बेटा ये ग्लॉसरी, इसको भी आपको लिखना है, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।